अब जब एक लड़की ऑडिशंस के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका शोषण होता है। वो डायरेक्टर्स बोलते हैं हमारे साथ नाइट स्टे करनी पड़ेगी। और बाकी देखिए आपके अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है। वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि मुझे भी पहचान मिले, एंड दे ऑल्सो मेक कॉम्प्रोमाइज। और यू हैव टैलेंट, तो डायरेक्टर को भी 100 गरज होती है, प्रोड्यूसर को भी 100 गरज होती है आपको लेकिन आप में अगर टैलेंट की कुछ कमी है और आप चाहते हैं कि हमें मिले तो यू डू कॉम्प्रोमाइज। तो इसके लिए मैं सिर्फ डायरेक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा। इंडस्ट्री में सर्वाइवल उसी का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही करेगा जिसमें टैलेंट। तो लोग इतना क्यों फिर ये बोलते हैं कि नेपोटिज्म है, दिस इज ऑल रॉन्ग। ये वो लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल अपनी टैलेंट की वजह से नहीं हो। स्टोरी की बात करें, उसमें इतनी बोल्डनेस, इतनी अश्लीलता। अगर मैं ये रिफ्यूज करूं कि भैया इसमें गाली गलौज मैं काम ही नहीं करूंगा, तो मेरे लिए फिर काम कर पाना। भोजपुरी साइड में ये सारी चीजें बहुत होती हैं, बोल्ड सॉन्ग, बोल्ड सीन्स होते हैं, वो होना। अब आप दिमाग बना ही लें कि मुझे उसमें डालना है ये, उससे मेरी फिल्म ज्यादा चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शूटिंग चल रही थी तो पता चला था कि कुछ बजरंग दल वाले आ गए थे, उन्होंने हमला कर दिया था बॉबी देओल पर। जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यूसी हम असलियत क्यों नहीं दिखा सकते भाई? आज आसाराम बापू हमारे क्यों जेल में है? आसाराम बापू जैसे हमारे समाज में भरे हुए हैं। जो वो हमला हुआ था वो बॉबी देओल के ऊपर भी हुआ था। सबसे ज्यादा प्रकाश जी के ऊपर। मुझे याद है कई दिन उनकी आंख में बड़ी तकलीफ रही। अर्जुन कपूर भी उसी मूवी में थे, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री से। अर्जुन कपूर केम एज ए हीरो, आई केम एज ए कैरेक्टर एक्टर। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन है। मेरे लिए एक्टिंग वाज नॉट ए फुल टाइम जॉब। अमा बात जब लखनऊ की हो और नवाबी शान का जिक्र ना हो, ये तो नाइंसाफी होगी। तो भैया स्वागत करते हैं लाइट कैमरा एक्शन के साथ द वन एंड ओनली अनिल रस्तोगी सर। इनकी जिंदगी के बारे में तो आपने सब सुना होगा, लेकिन आज हम इनकी जिंदगी के किस्सों के साथ साथ कुछ ऐसे नए किस्से भी जानेंगे जो आई बेट आपने कभी नहीं सुने होंगे। दद्दा साइंटिस्ट भी हैं और एक्टर भी, मतलब अगर इस बीच कोई और बीट मिलती तो शायद वो भी पकड़ लेते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज़7 मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट शो में। और इसके साथ हम बात करेंगे आज सर की जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से। हालांकि आप सब उनके बारे में जानते ही होंगे, लोगों से आपने सुना भी होगा, बहुत जगहों पर देखा भी होगा, बट आई बेट आज हम उनसे कुछ ऐसे किस्से भी जानेंगे ना जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो चलिए चलते हैं उनके साथ और जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। नमस्कार सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम गुड। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। साल 1962 जब दद्दा का, मैं उनको दद्दा कहूंगी क्योंकि सभी उनको दद्दा कहते हैं, तो पर्सनली मुझे दद्दा कहना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। साल 1962 जब दद्दा के करियर की शुरुआत होती है एज अ साइंटिस्ट इन CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है, ऐसा वो कौन सा पल आता है जब साइंटिस्ट से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए हमारे दद्दा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कदम रखते हैं? तो चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं कि साइंटिस्ट बनने के बाद ऐसा कौन सा मोड़ उनकी जिंदगी में आया? नहीं, एक्चुअली फिल्म में तो मैं नहीं गया 62 से, लेकिन हाँ थिएटर मैंने 61 के लगभग से शुरू किया। बिकॉज मैं देखता था हमारे घर के पास में थिएटर होता था, तो मैं देखता था कि जो लोग थिएटर करते हैं उनको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और अच्छा भी लगता है जब कोई आप थिएटर देखते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो करते हैं स्वतंत्रता सुखाए भी होता है, दूसरे ये कि लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी काम दिया जाए। तो मैंने, हमारे एक रिलेशन में थे, उनको मैंने कहा कि भाई मेरी भी इच्छा है, तो मुझे काम दिया गया और बड़ी तारीफ़ मिली। तो इस तरीके से ये एक शौक़ से शुरू हुआ था। बट लेटर ऑन एज आई मूव्ड ऑन, जैसे जैसे मैंने करने शुरू किए, मुझे अच्छे लोग मिलते गए। मुझे राजेश्वर बच्चन जी मेरे पहले गुरु हैं। हालांकि मैंने शुरू के नाटक उनके साथ नहीं किए, लेकिन 63-64 में मेरा उनका साथ हुआ। तो उन्होंने जो मुझे थिएटर के नुआंसेस सिखाए, तो उससे मुझे लगा कि तो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। तो मैं करने लगा और साल में इक्का दुक्का नाटक होते थे। बट व्हेन आई ज्वाइन दर्पण इन 1972, तो दर्पण ऑलरेडी उस समय बहुत मशहूर संस्था थी कानपुर की, और 71 में
वो लखनऊ में भी शुरू हो गई थी। तो जब मैं बुलाया गया उसके लिए, और वो भी एक लीड कैरेक्टर के लिए, गिरीश कार्नाड जी का प्ले था है वदन, और उसको डायरेक्ट भी बहुत बड़े डायरेक्टर कर रहे थे बीवी कारंत। तो उससे उसमें जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं 73 जून में मैं जर्मनी गया 1.5 साल के लिए। सो दैट वाज अ लीन पीरियड एज फार एज माई थिएटर इज़ कंसर्न। लेकिन वो मैंने पूरा समय अपना साइंस में दिया जब मैं जर्मनी में था। लेकिन उसके बाद आकर के फिर जो शौक़ था मेरा, वो एक जुनून हो गया, बाद में एक नशा सा हो गया, एंड आई वेंट ऑन डूइंग इट एंड आई हैड वेरी गुड पीपल अराउंड मी। तो वो मेरा काम बढ़ता गया और मैं पूरे शिद्दत के साथ उसको अंजाम देने लगा। और लकीली बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट करे। मुझे CDRI में भी लोगों ने सपोर्ट किया, तो फिर कहने क्या थे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आपका मन हुआ, आप थिएटर में गए, आप लेकिन आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिली, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो थिएटर में जाना चाहें और लकीली उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलती है आपकी लगन से, आपकी मेहनत से। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जी। जब मैं पहली बार बाहर अपने मोहल्ले से, या जहाँ मैं हीरो बनता था, बाहर गया थिएटर करने के लिए, एक प्ले हो रहा था जय सोमनाथ। तो वो KB चंद्रा साहब यहाँ बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट में थे, सॉन्ग एंड ड्रामा ऑफिसर, उनका प्ले था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि भैया देखो, यहाँ हीरो बन रहे हो, वहाँ अगर तुम्हें एक बल्लम भी पकड़ने का रोल दिया जाए तो करना, क्योंकि तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा। और मैं तुम्हें बताऊं कि एग्जैक्टली मुझे बल्लमधारी का रोल मिला, जो गजनी का सिपह सालार जिसने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। हाँ। मंदिर तोड़े थे। उसके सिपह सालार का रोल मिला। लेकिन मेरी लगन की वजह से हुआ ये कि जो गजनी के सिपह सालार का रोल कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मेरा प्रमोशन उसमें हो गया, जस्ट ऑन सीइंग माय कमिटमेंट टू थिएटर, कि मैं वो बल्लमधारी का रोल भी पूरी सिंसेरिटी से करता था। उसके बाद फिर हुआ है कि जो उसमें मेन हीरो का रोल, गंग सर्वज्ञ का रोल कर रहे थे, जो मेन प्रीस्ट थे, उन्होंने विड्रॉ किया। तो जो विलेन उसमें था शिवराशि, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, वो मुझे मिल गया, उससे मेरा प्रमोशन हो गया। तो मेरा कहना यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको तभी मिलती हैं जब लोग उसमें आपको देखते हैं। तो दिस वाज ए बिग एग्जाम्पल फॉर मी। और जब मैंने वो नाटक किया, रविंद्रालय में वो नाटक हुआ, तो बहुत से लोगों ने कहा कि उसमें आपको नोटिस किया गया कि ये भी एक एक्टर है जो कुछ कर, और शायद इसी वजह से मुझे दर्पण में बुलाया गया, आप उसमें उभर के आए कि हाँ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की भी बात होती है। हो सकता था मुझे ये नहीं दिया जाता, मुझे बल्लमधारी का ही रोल दिया जाता। बिल्कुल। सो देखिए, मेरा मानना है कि इसमें लक भी आपके साथ देती है, एंड लक इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। एंड विद गुड विशेस ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स, गॉड वाज आल्सो विद मी, सो आई कुड गेट ऑल दिस थिंग्स। जैसा कि दत्ता, आप एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, दोनों ही प्रोफेशन में आपने काम किया है, लेकिन आपके हिसाब से एक्टर और डायरेक्टर कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है? नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं साइंस में ज़रूर मैं डायरेक्टर्स ग्रेड से रिटायर हुआ, लेकिन थिएटर में मैंने डायरेक्शन कभी नहीं किया। आई ऑलवेज रिमेंड एन एक्टर। हमसे लोगों ने कहा भी कि आप जैसे जो मेरे साथ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो कभी कभी चूँकि भाई धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा मानना है कि ये एक्टिंग की फील्ड ऐसी है, इट्स लाइक ए ओशन वेयर मोर यू स्विम, मोर यू फाइंड दैट डीपर इट इज़। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जितना एक्टिंग में अभी भी, आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, कि जितना मैं नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ या एक्टर्स के साथ, हर एक से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो डायरेक्टर का काम जो होता है वो बड़ा भारी, मच ग्रेटर। और उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट अदर एक्टर्स ऑल्सो, कि उनको क्या कैरेक्टराइजेशन है, यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉस्ट्यूम्स, उनको क्या मिलती हैं। आज हालांकि ऐसा नहीं है, आज कॉस्ट्यूम अलग असिस्टेंट्स होते हैं, वो करते हैं, सेट अलग लोग डिज़ाइन करते हैं, बट द टोटल परसेप्शन जो होता है वो डायरेक्टर का ही होता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक्टर ही अगर बन जाऊं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं डायरेक्शन की फील्ड में, थिएटर में नहीं गया। ऑफ कोर्स साइंस में एज आई गॉट प्रमोशंस,
मैं डायरेक्टर्स ग्रेड से एंड एज हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री में CDRI से रिटायर हुआ, विच वाज द ऑलमोस्ट द टॉप ग्रेड. तो मुझे दैट वे आई गॉट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम माई एक्टिंग ऑल्सो एंड फ्रॉम माई साइंस करियर ऑल्सो. ओके, जैसा कि अगर हम आपकी उम्र की बात करें दद्दा, आप 80 के प्लस तो होने जा ही रहे होंगे, लेकिन देखिए मैं 81 प्लस हो गया हूँ, 82 होने जा रहा हूँ. ओके दद्दा 80 प्लस नहीं 81 प्लस भी हो चुके हैं, लेकिन उनके करियर का जो काम है वो थम नहीं रहा है. मतलब 80 की उम्र में जो और लोग होते हैं उनके पैर बोल जाते हैं, लेकिन हमारे दद्दा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अगर हम उनसे भी आगे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ मैं अभी आगे और भी ऑडिशन दे रहा हूँ. तो चलिए जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है, उनके जो ऑडिशंस हैं वो कब तक चल रहे हैं. मैं अभी बताऊं, अभी मैंने 3 दिन पहले ही ऑडिशन दिया है जी. और मैं एक अमेज़ॉन का ऐड करने, मैं परसों या तरसों, उन्होंने कहा कि 30 या 31 में से एक डेट वो मुझे देंगी, वो मैं कर रहा हूँ. इसके अलावा थिएटर में मेरा अभी मैं 22 जनवरी को मैं अपने एक नाटक आखिरी वसंत का शो शाहजहाँपुर में करके आया हूँ. संगीत नाटक एकेडमी यूपी की तरफ से ऑर्गेनाइज था. 5 फरवरी को मेरा एक प्ले पटना में लगा हुआ है, वहाँ पर एक नेशनल फेस्टिवल होता है, पाटलिपुत्र नेशनल फेस्टिवल, उसमें मेरा प्ले है. 18-19 को फिर मैं लखनऊ में एक दूसरा प्ले कर रहा हूँ जो मैंने आज से 6 साल पहले किया था. सो ऑलमोस्ट उसमें चूँकि मेरे अगेंस्ट फीमेल कैरेक्टर दूसरी हैं, तो ऑलमोस्ट द प्ले इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रेश. तो मुझे अभी भी ईश्वर की कृपा से जो भी काम मिल रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट. ओके, अच्छा दादा, एक मूवी आई थी गरम मसाला, जो कि कहा जाता है कि अमेरिकन मूवी वोइंग वोइंग का रिमेक है, और जॉन अब्राहम से एक बातचीत के दौरान आपने कहा था कि अक्षय कुमार जो थे उसकी जगह में हो सकता था. इसलिए क्या किस्सा? मैंने ये नहीं कहा था. जी. मैंने ये कहा था एक्चुअली, वो जो तुमने बताया कि बोइंग बोइंग बेस्ड वो फिल्म थी, ये प्ले मैंने किया था पंछी जा पंछी आ के नाम से 1975 से. मैं उसके शोज 90s तक करता रहा. उसमें मैं अक्षय कुमार जो कैरेक्टर करते हैं, एक रोल ऑफ ए कैसानोवा हु फ्लर्ट्स विद 3 एयर होस्टेसेस एट ए टाइम, वो रोल मैंने किया था. तो मैंने जॉन को ये बताया कि जो आपने फिल्म की है उसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर मैं करता था. ये मैंने नहीं कहा कि मैं वो कर सकता था. But of course, if you can do theatre, you can do it in films also. But Akshay Kumar is a big star, so I want to compare myself with him. लेकिन थिएटर में वो रोल मैंने 400 उसके शोज किए. आई डिड दिस प्ले ऑल ओवर द कंट्री. मैंने मुंबई में उसका शो पृथ्वी थिएटर में किया, बिरला थिएटर में किया, मैंने दिल्ली में उसका शो किया, कैलकाटा में किया, भोपाल में किया, लखनऊ में किया, इन ऑल बिग सिटीज़ आई डिड शोज ऑफ दिस प्ले. तो वो मैंने जॉन से भी बताया. अक्षय जी के साथ जब मैं वो फिल्म कर रहा था मिशन रानीगंज, और एक दिन मैं NSD की मीटिंग में गया था, और NSD के चेयरमैन परेश रावल जी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात थी. उनसे मैंने बताया, मैंने कहा साहब आप लोगों ने तो 90s में या शायद 2000 के शुरू में किया है. आई हैव बीन डूइंग दिस प्ले सिंस 1975. आपने उस दौर में 1995 में ये प्ले किया, आपकी वाइफ ने कुछ कहा नहीं? घर में कुछ इस तरह के कलेशंस नहीं हुए? नहीं, बिकॉज यू नो आई कंसीडर थिएटर एज ए वेरी पायस थिंग. बहुत ही पवित्र चीज़, मैं उसको एक मंदिर मानता हूँ. मेरा एक मंदिर है जो थिएटर है मेरा. तो वो भी जानती रही है कि मेरा कैरेक्टर कैसा रहा. नॉट ओनली दैट, मैंने और भी प्लेज ऐसे किए जिसमें मैंने कैसानोवा का रोल किया. एक प्ले मराठी का डार्लिंग डार्लिंग, मधुसूदन कालेलकर जी का लिखा हुआ, उसमें भी वो खूब लड़कियों से फ्लर्ट करता है. एंड ही इज़ अ मैरिड पर्सन. वहाँ तो उसमें बैचलर है, तो उसकी वाइफ जो है प्रिटेंड करती हैं कि मैं अंधी हो गई हूँ, और अंधी हो बिना हुए वो सब देखती क्या करता है. एंड देन शी चेक्स हिम. तो मैं यू सी व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? दिव्या. आई हैव बीन लकी दैट वे कि मुझे डायरेक्टर्स ने वैरायटी ऑफ रोल्स मुझे दिए. देखिए मैंने जैसे विजय तेंदुलकर जी का बड़ा बोल्ड प्ले है सखाराम बाइंडर, मैंने उसमें सखाराम का रोल किया. मैंने यहूदी की लड़की पारसी स्टाइल का प्ले है, मैंने यहूदी का रोल किया. रुस्तम सोहरा में मैंने रुस्तम का रोल किया. बलराम की तीर्थ यात्रा डॉक्टर लाल का बहुत मशहूर प्ले, मैंने उसमें बलराम का रोल किया. अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ अलेक्जी आर्बुजो का, उसमें मैं एक डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ जो कि एक विडोअर है. एंड ही कम्स अक्रॉस
ए लेडी, ए पेशेंट है, सो शी इज़ ऑल्सो रिटायर्ड पर्सन, उसके बच्चे की डेथ हो गई है, हस्बैंड दूसरी, इज़ एन एक्टर, वो दूसरी लेडी के साथ रहता है, सो दे डेवलप ए वेरी गुड हेल्दी पर्सनल रिलेशनशिप। वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, 2 कैरेक्टर्स का प्ले है। सो दैट वे मैंने माइथोलॉजिकल रोल किया, मैंने वीर अभिमन्यु में मैंने अर्जुन का रोल किया, मैंने हिस्टोरिकल प्ले में शाहजहाँ में मैंने औरंगज़ेब का रोल किया। सो दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे टाइप्ड नहीं बनाया। तो मैंने विलेन के रोल भी किए, मैंने हीरो के रोल भी किए, मैंने कैरेक्टर एक्टर्स भी किए। सो दैट वे आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ग्रेट प्रिविलेज्ड कि इवन इन फिल्म्स भी आप देखिए, मैंने पॉलिटिकल रोल्स भी किए, मैंने अच्छे पॉलिटिशियंस के रोल भी किए, जो नेगेटिव पॉलिटिशियंस हैं उनके भी कैरेक्टर किए। सो अब ये तो डायरेक्टर्स के ऊपर होता है आप कैसा काम लेते हैं, एंड आई ट्राई टू गिव देम द बेस्ट what I have. You see, I don't consider myself to be very big actor. But जो मेरी क्षमता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, I try to give my best whatever is possible. जैसा कि दद्दा आपने कहा कि आपने कई तरह के रोल प्ले किए हैं, तो क्या अभी तक के आपके करियर में ऐसा कोई रोल रहा हो जो आपको लगा हो कि अभी तक मैंने प्ले नहीं कर पाया लेकिन इन फ्यूचर में ज़रूर करना चाहूँगा? हाँ, जैसे एक मेरे मित्र हैं डायरेक्टर, उन्होंने मुझे एक फीमेल कैरेक्टर के लिए कहा है, वो बहुत ही बढ़िया प्ले है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इस समय। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ आप वो रोल करें। अभी मैं मेंटली उसके लिए तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि दैट रोल हैज़ बीन डन बाय ए ग्रेट एक्टर लाइक मनोहर सिंह जी, जो NSD रेपर्टरी के इंचार्ज थे, बाद में फिल्म से आगे उनका किया हुआ है। तो मुझे अभी लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन मेंटली आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर इट, और शायद मैं वो रिस्क लूँ कभी। बिल्कुल, ज़रूर लेना भी चाहिए। हर चीज़ में, नई चीज़ में अपना एक मज़ा है। तो अच्छा दद्दा, एक किस्सा है या जैसे मोनो प्लेस होते हैं, जी, बहुत से लोग करते हैं, मैंने देखा है, मैंने रोहिणी हथनगड़ी जी को करते हुए देखा है, मैंने मेल एक्टर्स में भी मैं, जैसे नादिरा का लिखा हुआ प्ले है, नादिरा ज़हीर का, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मोनो एक्टिंग करते हैं, वैसा मैंने नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर मुझसे कराने की कोशिश करे तो आई विल ट्राई टू डू दैट, ये ज़रूर हसरत है। अच्छा दद्दा, आपका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आप एक ऑडिशन के लिए जाते हैं और उसमें आपको एक ऐसा डायलॉग मिलता है कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है, और आप ही के साथ आपके एक दोस्त आए होते हैं, वो आपको बताते हैं कैसे करना है। वो कहानी जरा बताइए। वो हुआ ये था कि इशकज़ादे के लिए, बिकॉज यू नो इशकज़ादे को मैं मानता हूँ कि मेरी कैरियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया। देखिए, मैंने उससे पहले भी एक बहुत बड़ा सीरियल किया था, उड़ान, आपकी तो पैदाइश भी नहीं होगी, दैट वाज इन 1989, एंड दैट ऑल्सो आई गॉट थ्रू थिएटर। मेरा प्ले यहूदी की लड़की था, तो कविता चौधरी जो उसकी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थी, शी वाज ए ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो बनाने वाली थी। वो लखनऊ बेस्ड पुलिस के ऊपर, क्योंकि उनकी बड़ी बहन जो थी, शी वाज ए पुलिस ऑफिसर, शी रिटायर्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ इंडिया फ्रॉम उत्तरांचल, कंचन चौधरी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, तो उनकी बहन बना रही थी, तो उसमें मुझे मिला, तो वो मेरा था। लेकिन जो असली ब्रेक मेरे करियर में आज जो मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, या जो मुझे OTTs मिल रहे हैं, या जो मुझे बम्बई में बुलाया गया दूरदर्शन सीरियल्स करने के लिए, उसमें इशकज़ादे वाज द टर्निंग पॉइंट। तो इशकज़ादे का, एंड यू नो हु वाज द कास्टिंग डायरेक्टर, भूमि पेडनेकर, जो कि इस समय टॉप एक्ट्रेस हैं हमारे बॉलीवुड की, शी वाज द कास्टिंग डायरेक्टर। तो उसमें जो मुझे ऑडिशन दिया गया, जो रोल मैंने किया था परमा के, इसके अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का रोल, तो उसमें एक लाइन ऐसी थी, वो मुझे जो DM है वहाँ का, उससे बात करनी, उससे एक डायलॉग करना, तो उसमें एक लाइन ऐसी आ रही थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे डिलीवरी दूँ। मेरे एक मित्र थे अशोक सिन्हा जी, वो मेरे साथ बहुत प्लेस किए थे उन्होंने, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। तो मैंने कहा, अशोक ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही, इसको कैसे बोला, आई डोंट रिमेंबर दैट लाइन। तो उसने, डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सिंपल है, इसको ऐसे बोल दीजिए। अरे मैंने कहा, यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये बात। देखिए, यू सी
आई वोंट से दैट आई वाज द बेस्ट एक्टर एट दैट टाइम हु वाज सेलेक्टेड. मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, बट एज आई सेड लक मैटर्स. बिल्कुल. आई वॉज द लकी टू गेट दैट रोल, क्योंकि मेरी डेस्टिनी थी कि मैं उस कैरेक्टर को करूं और उसके थ्रू मैं आगे बढ़ूं, मैं बॉलीवुड में जाऊं और मुझे भी एक थोड़ी सी छोटी मोटी पहचान मिले. तो लक फेवर्ड मी एंड आई गॉट दैट रोल एंड ही डिडंट गेट दैट रोल. अभी मैं आपको बात बताऊं, अभी मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स अमेरिका से आए थे, तो मैं उनके लिए मिठाई लेने गया. चौक में हमारे बड़ी मशहूर मिठाई की दुकान है राम आसरे की. तो मेरा एक फ़ैन मिल गया. सर 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 आप इशकज़ादे वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ. सर मुझे आपका डायलॉग याद है. उसने वही डायलॉग मुझे सुनाया जो मैंने ऑडिशन में दिया. तो मुझे वो डायलॉग आज याद नहीं, लेकिन उसको याद था डायलॉग. तो ये सी क्या है, ये फील्ड दिव्या ऐसी है कि जहाँ आपको एक पहचान मिलती है. देखिए अभी भी मैं मानता हूँ मेरे लिए सेटिस्फैक्शन जो है, आई गेट द बेस्ट सेटिस्फैक्शन व्हाइल आई डू थिएटर, क्योंकि थिएटर में एक्टिंग इज़ ए बिग चैलेंज. फिल्म को मैं मानता हूँ डायरेक्टर्स मीडियम, उसमें एक्टर्स कंट्रीब्यूशन को मैं 40-45% मानता हूँ. बाकी जो है डायरेक्टर का मीडियम है, और बाकी जो फिल्म बनती है वो एडिटिंग टेबल पे बनती है कि आपने 4 शॉट्स दिए एक डायलॉग के या एक सीन के, उससे वो फिर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडिटिंग टेबल पे आपका कौन सा शॉट वो रखेंगे. बट एक्टिंग ऑन द स्टेज इज़ रियली ए बिग चैलेंज, जहाँ पर आप ऑडियंस के सामने वेयर देयर आर नो रिटेक्स एंड हाउ ऑडियंस रिएक्ट्स टू योर डिलीवरी, दैट मैटर्स एंड दैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एन एक्टर. ऑब्वियसली. तो दादा जैसा कि आपने बोला कि इशकज़ादे एक ऐसी मूवी थी जहां से आपको एक नई पहचान या बड़ी पहचान मिली, पर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अर्जुन कपूर भी उसी मूवी में थे, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री से? वो उस मूवी से क्यों नहीं उठ पाए? वो क्यों बिल्कुल गायब हो गए? आप उसी मूवी से आगे बढ़ते चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम यू. ऐसा नहीं है. अर्जुन कपूर केम एज ए हीरो, आई केम एज ए कैरेक्टर एक्टर. और अर्जुन कपूर ने बहुत और भी कई मूवीज़ की. अब मिलने ही नहीं मिली है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन है. मेरे लिए एक्टिंग वाज नॉट ए फुल टाइम जॉब. अर्जुन कपूर के लिए इट वाज ए फुल टाइम जॉब एंड ही वांटेड टू ग्रो एज एन एक्टर. मैं बेसिकली एक साइंटिस्ट हूँ. मेरे लिए एक शौक अभी भी है, एक पैशन अभी भी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है. तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं उनसे आगे बढ़ गया. अब जैसे परिणीति चोपड़ा थी, आज भी बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं. अर्जुन कपूर भी कर ही रहे हैं, मुझे बहुत नहीं मालूम. अब बाकी तो देखिए, जहाँ तक हीरो कैरेक्टर्स की बात है, हीरोज़ के रोल्स के लिए बड़े कंपटीशन शायद है, उसमें शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, मुझे मालूम नहीं. मैं बहुत ज़्यादा फिल्म देखता नहीं हूँ, अपनी भी आधी फिल्में शायद मैंने खुद भी नहीं देखी हैं. लेकिन आई थिंक ही हैज़ बीन डूइंग वेल एज फार एज आई नो. तो ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसमें तो अच्छा रोल किया ही, और उसकी वजह से उनका लॉन्च हुआ था. बल्कि परिणीति के लिए तो दूसरी फिल्म थी. परिणीति उससे पहले एक फिल्म कर चुकी थी, बल्कि जब शूटिंग हो रही थी हम लोगों को इनवाइट भी किया था फिल्म देखने के लिए. बट अब देखिए, जैसे मैंने कहा, इट ऑल गोज़ बाय लक. लक बहुत फेवर करती है. मनोज बाजपेयी हैं, मैंने पढ़ा उनके बारे में. मैं बल्कि ओम पुरी जी से तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ. इतना डिसहार्टेंड थे कि एक बार जब वो शूटिंग पे गए, वो शूटिंग कैंसिल हो गई. बताया उनके पास लौटने के पैसे नहीं थे. मनोज बाजपेयी इतने डिसहार्टेंड हो गए थे कि थॉट ऑफ रिटर्निंग बैक टू बिहार, बट एज द लक वेंट ऑन, गॉट एन अपॉर्चुनिटी नाउ. पंकज त्रिपाठी, मुझे याद है, मेरे एक सीरियल में दिल्ली में हम लोग डेली सोप करने जा रहे थे, उसका पायलट बना था. ही वॉज एक्टिंग एज माई सन, एज माई ग्रैंड सन. उस समय पीपल डिडंट नो मच अबाउट, बट आज पंकज त्रिपाठी इज अ बिग स्टार. मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा कैरेक्टर बच्चा जो मेरे पोते का रोल कर रहा था, आज वो इतना बड़ा स्टार है. तो यू सी, टैलेंट तो होना चाहिए. बिकॉज मैं फार्मूला देता हूँ, बिकॉज आई एम ए बायोकेमिस्ट, मैंने कहीं पढ़ा है कि HDW हार्ड वर्क प्लस P परसिवरेंस. कि ऐसा नहीं कि आपको 2 ऑडिशन में आप रिजेक्ट हुए, आपने कहा यार नहीं है. परसिवरेंस
and of course you have to have talent. So HDW plus P plus T multiplied by L means luck. अमेजिंग। Luck has to be there, you see. तो as lot of people ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। आज हमारे लखनऊ में इतनी फिल्में बन रही हैं। मुझसे एक बार अनुभव सिन्हा जी कहने लगे कि अनिल जी मुझे नहीं मालूम था लखनऊ में इतनी टैलेंट है ज़्यादा, लेकिन कुछ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कुछ को नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि दद्दा फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री का एक ग्लैमर होता है, वो अलग ही होता है। तो हर एक लड़के का, लड़की का ख्वाब होता है कि हम बॉलीवुड की दुनिया में जाएं, मैं भी एक्टर बनूं, मैं भी एक्ट्रेस बनूं। तो अब जब एक लड़की जाती है, कदम रखती है, वो सोचती है कि नहीं मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, और वो ऑडिशंस के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका शोषण होता है क्या, एंड काइंड ऑफ कि आपको डायरेक्टर्स बोलते हैं हमारे साथ नाइट स्टे करनी पड़ेगी, या आप मेरे साथ वहाँ पे मिलिएगा, इस टाइम पर मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके बारे में सोचूंगा। इस चीज़ में कितनी हकीकत है, मतलब ये कहीं काला सच है बॉलीवुड का, क्या कहेंगे आप इस नहीं, पर? देखिए जो मैंने भी पढ़ा है, हालांकि मेरे साथ जितने बच्चों ने काम किया, बहुत सी लेडीज़ ने मेरे साथ काम किया, यंग एज की भी, ओल्ड एज की भी, सभी, तो मुझे तो कभी डायरेक्टली ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिली। लेकिन अभी मैं साउथ के बारे में पढ़ रहा था कि वहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और देखिए यहाँ भी आप हर टाइप के लोग होते हैं, इवन इन थिएटर आई मस्ट से, थिएटर में भी लोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोग बड़े पायस भी होते हैं। आई नो मेनी पीपल, हमारे दोस्त रहे, हमारे साथ के रहे, जिन्होंने उनके थिएटर में उनकी अच्छी शादियाँ हुई, थिएटर में वो लोग देख के में क्रॉस पीपल। और सीरियल में भी मैं आपको बताऊं, हीरो हीरोइन बात ही उसमें इतनी इंटीमेसी हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है, अक्सर शादी करते हैं। जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है, कभी मैं सुना करता था कि अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसा है। और बाकी देखिए ये आपके अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, लड़कियां जो होती हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस कि नहीं मुझे तो ग्लैमर में आना है, मुझे, क्योंकि भाई ग्लैमरस तो है ये फील्ड। आज अगर मुझे भी थोड़ी बहुत पहचान मिली है, तो थिएटर से भी मुझे लोग जानते हैं, लेकिन थिएटर से कितने लोग जानेंगे भाई? आपके 500 लोग दर्शक देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मीडिया से एक्सपोजर तो आपको मिलता है, देयर नो डाउट अबाउट इट। सो मेनी गर्ल्स दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि मुझे भी पहचान मिले, एंड दे ऑल्सो मेक कॉम्प्रोमाइज। मैं उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स की बात नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों की भी बात करूँगा कि हु आर ओवर एम्बिशियस एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू मेक कॉम्प्रोमाइज, यू सी। तो इसमें देखिए हर चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू गो बाय योर डिटर्मिनेशन और यू हैव टैलेंट, तो डायरेक्टर को भी 100 गरज होती है, प्रोड्यूसर को भी 100 गरज होती है, आपको लेता है। नोबडी कैन स्टॉप यू। या लेकिन आप में अगर टैलेंट की कुछ कमी है और आप चाहते हैं कि हमें मिले, तो यू डू कॉम्प्रोमाइज। तो इसके लिए मैं सिर्फ डायरेक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, आई थिंक द अदर पार्टीज आल्सो टू बी ब्लेम्ड। हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वो एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास टैलेंट का अभाव है तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम जब इस पे बात कर ही रहे हैं, तो अब चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो OTT पर आश्रम वेब सीरीज आई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट थे, एंड बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपका उसमें जो एक एक्टिंग थी, ज़बरदस्ती आपका रोल ज़बरदस्त था कि आप मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रोल में थे। और अगर आश्रम फर्स्ट की बात की जाए तो आप साधु के रोल में थे, एक नेगेटिव रोल और उसका अपोजिट रोल। लेकिन अगर हम उसकी स्टोरी की बात करें, उसमें इतनी बोल्डनेस, इतनी अश्लीलता लाई गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो एक बात मैं बताऊं, मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे अश्लीलता और गाली गलौज को OTT प्लेटफॉर्म पे हैव ऑलवेज कंडेम्ड, क्योंकि असल में कुछ बीच में ऐसा हो गया था कि ये लगने लगा लोगों को कि OTT में अगर हम जब तक बोल्डनेस नहीं डालेंगे, गाली नहीं डालेंगे, वो चलेगा नहीं। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था। आश्रम में जो था, बोल्ड सीन्स जो थे इतने, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग को पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, हमें अपनी स्क्रिप्ट मिलती थी।
एक आध वेब सीरीज़ ऐसी मुझे मिली जिसमें मुझे गाली गलौज के डायलॉग दिए गए एंड आई रिफ्यूज। जैसे रक्तांचल में बताऊँ, रक्तांचल में ही बड़ी गाली गलौज है। इवन जो मेरे नेफ्यू का रोल करते हैं, वो मिस्टर धीर का बेटा है, मेरे भतीजे का रोल करता है, उसके मुंह में तो हर समय गाली रहती है। तो चैनल्स पे मैंने ये बात कही कि देखिए, मैं आई कैनॉट स्टॉप एनीबॉडी, और अगर मैं ये रिफ्यूज़ करूं कि भैया इसमें गाली गलौज मैं काम ही नहीं करूंगा, तो मेरे लिए फिर काम कर पाना मुश्किल होगा। बट आई हैव टेकन ए ओथ कि मैं अपने मुंह से मैं गाली गलौज वाले सीन्स या बहुत ही बोल्ड सीन्स, देखिए बोल्डनेस भी क्या होता है, मैं थिएटर में ही बताऊं, थिएटर में सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक मैंने एक प्ले किया था, उसमें एक बड़ा बोल्ड सीन था। शीलवती जो है वो चुनती है, उसमें नियोग की प्रथा होती है, जा करके उसके साथ शी हैज़ टू स्पेंड द नाइट। हमने उसको इतने बेहतरीन ढंग से, हमारे डायरेक्टर उर्मिल कुमार थापलियाल जी थे, थ्रू बैकग्राउंड डायलॉग्स एंड थ्रू लाइट्स ऑन द स्टेज, हमने उतना बेहतरीन किया कि आप आंख बंद कर ली, यू कैन प्रिज्यूम कि क्या हो रहा है मंच के ऊपर। तो प्रकाश झा जी ने भी बहुत बोल्ड फिल्म्स बनाई हैं, और जो उनकी पिक्चर्स हैं उसमें आप देखिए, उसमें भी ऐसे सीन्स हैं, बट दे हैव बीन शोन वेरी डिसेंटली। उसमें भी पता नहीं, मुझे शायद कभी उनको लगा हो कि इस वजह से उसमें इतनी बोल्डनेस है। बाकी आप देखिए, अब बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं जिनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एंड दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो मुझे लगता है एक फेज़ ऐसा आया था, सबके लोगों को ऐसा लगा था, बट आई थिंक वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। पर दादा, आपको नहीं लगता कि अब बॉलीवुड ने इस चीज़ को जैसे अपना लिया है, जैसे कि भोजपुरी साइड में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, बोल्ड सॉन्ग, बोल्ड जो सीन्स होते हैं वो होना, कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी इस चीज़ को अपना रहा है? आई वुड लाइक टू डिफर। मैंने भी इधर कई फिल्में भोजपुरी की हैं, मैंने मेरा ख्याल 5-6 भोजपुरी फिल्में इधर की हैं, और रत्नाकर जी एक प्रोड्यूसर हैं उसके, धीरू यादव उसमें डायरेक्टर हैं, एक अवधेश जी डायरेक्टर हैं, इन 2-3 डायरेक्टर से मैंने कहा, मुझे तो ऐसी कोई उनमें कोई अश्लीलता न मिली, न उनके गानों में अश्लीलता मिली। देखिए, अब आप दिमाग बना ही लें कि मुझे उसमें डालना है ये, उससे मेरी फिल्म ज़्यादा चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं। अभी मैंने मैं उसकी डबिंग करने जा रहा हूँ, अभी कन्यादान 2 एक फिल्म मैंने की है। कन्यादान 1 को 22 साल पहले बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला था, उसी से इंस्पायर होकर वही डायरेक्टर हैं उसके, विवेक जी हैं, उन्होंने कन्यादान 2 बनाए। वो कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये आश्रम मूवी थी, जब ये सीरीज कास्टिंग हो रही थी, इसकी शूटिंग चल रही थी, तो पता चला था कि कुछ बजरंग दल वाले आ गए थे और उन्होंने हमला कर दिया था बॉबी देओल पर। बहुत गलत था, बहुत गलत था। और मुझे याद है, मैं उसी दिन गया था, उन्होंने प्रकाश जी को लिटरली उनके ऊपर उन्होंने कालिक वालिक फोती, उनकी आंख कई दिन तक बेचारों की बहुत गड़बड़ थी, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यूसी हम असलियत क्यों नहीं दिखा सकते भाई? आज आसाराम बापू हमारे क्यों जेल में है, कितने दिन से जेल में है? आसाराम बापू जैसे हमारे समाज में भरे हुए हैं ऐसे लोग, तो अगर उनको एक्सपोज किया जाता है और प्रकाश जी ये बोल्ड स्टेप लेते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब उन्होंने उसको ये मान लिया कि हम हर बाबा को अपना कर, यू सी उसमें जो हीरो है, क्या नाम है, बॉबी देओल। जो बॉबी देओल डजंट रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी ऑफ बाबा, ही रिप्रेजेंट दोज बाबाज और डर्टी बाबा। तो ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए, और असलियत समाज की आनी चाहिए। नहीं, हमारा समाज जागरूक कैसे होगा? मुझे तो लगता है प्रकाश जी ने उसमें समाज में एक जागरूकता लाई है। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज पीपल्स हु इन द गाब ऑफ बाबा आर एक्सप्लॉइटिंग यू। आज कितने बाबा ऐसे हैं जो कि इस टाइप से काम कर रहे हैं, ऐसी। तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है सोसाइटी को। बल्कि वहाँ मुझे याद है, उस समय वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल वगैरह आए, उनका साहब आप कंप्लेंट करिए, लिखाइए, हम उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। लेकिन प्रकाश जी जैसा उनका बढ़िया नेचर है, उन्होंने कहा नहीं, वो लोग खुद ही अपनी गलती रियलाइज करेंगे आगे, और आगे देखिए उसकी शूटिंग में कोई फिर रुकावट भी नहीं। तो जो वो हमला हुआ था वो बॉबी देओल के ऊपर भी हुआ था, या सिर्फ जो वहाँ की कास्टिंग टीम थी, डायरेक्टर्स नहीं, थे? उस समय जो लोग वहाँ पर थे उनमें कुछ थे, और सबसे ज़्यादा प्रकाश जी के ऊपर। मुझे याद है कई दिन उनकी आंख में बड़ी तकलीफ रही, बल्कि मैंने भी उनसे कहा, बल्कि उसमें उन्होंने भी एक जब आए थे तो मुझे भी एज ए विटनेस पेश किया कि आप अनिल जी से बात करिए जो कैरेक्टर कर रहे हैं और क्या है हमारी थीम। तो दे वर कन्विंस, जो हाई ऑफिशियल थे। अब देखिए, अब यही है, हर
कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कैसी भी पार्टी हो, देखिए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग जो कि उस नाम को मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे वो मेरा ख्याल मिसगाइडेड लोग थे। जो सही लोग अगर उसके होंगे ऐसे किसी भी दल के, वो उसको रियलाइज़ करेंगे कि प्रकाश जी जो है एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं उसके थ्रू कि बी वेयर ऑफ सच बाबाज एंड सच डर्टी पीपल। तो क्योंकि आपने बॉबी देओल के साथ उसमें काम किया था, वो बाबा के रोल में थे, वो ऑन रोल उनका नेचर और बिहेवियर दिखाया गया। पर्सनल टर्म पे बात करें तो कैसा नेचर है बॉबी देओल का, आप उनके साथ रहे हैं? वेरी फाइन पर्सन। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक सीन था, मैं उसके चूंकि विरोध में रहता हूँ, उसमें हम लोग बहुत डिस्टेंस पे थे। अब वो चांस ये होती थी जब वो मेरी ओर देखते थे तो मैं इधर उधर देख रहा होता था। जब मैं उनको देख करके विश करने की कोशिश करता वो इधर, तो बाद में वो कहने लगे कि आज तो अनिल जी मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्या आपको लिफ्ट नहीं दूंगा, वो इत्तेफाक ऐसा होता है। वेरी फाइन पर्सन। यू सी, आप उसमें देखिए विलेन जो के रोल, प्राण जी के एनिमल बारे में भी जो अभी उनका रोल रहा है विलेन का, वो काफी अच्छा बोला देखिए, गया है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इशकजादे में रोल किया तो बहुत से लोग मेरे पास आने से डरते थे। तो बाद में उन्होंने बताया कि नहीं सर, मुझे डर लगता था कि आप डांट के भगा न दें। अरे मगर नहीं बेटा, जैसे कोई फोटो वोटो खिंचाने आता तो मैं उससे कहता हूं, तुम्हें जितना प्लेजर मिलता है उससे ज़्यादा प्लेजर मुझे मिलता है कि तुम मुझे ऑनर कर रहे हो, मुझे एक मान सम्मान दे रहे हो, मेरे साथ फोटो खिंचाए। सो इट्स नॉट दैट यू आर ओब्लाइज्ड, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी। बिल्कुल। तो यू सी, प्राण जी के बारे में मैंने सुना, इतने बढ़िया, और मतलब उनका तो पूरा करियर रहा, एक से एक विलेन के रोल उन्होंने किए। तो विलेन रोल करने से आदमी विलेन नहीं हो जाता है। अच्छा, तो जैसे बात जब ये हो रही है कि ओटीटी की जो वेब सीरीज हैं या मूवीज आज के टाइम पे बॉलीवुड की, उसमें वो बोल्ड सीन्स दिखाने लगे हैं, लेकिन अगर हम इन मूवीज की साउथ इंडियन मूवीज से कंपेयर करें, लेटेस्ट ले ले पुष्पा 2, जिसने ताबड़तोड़ कमाई की, मतलब कमाई के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए, और उनकी मूवीज में कोई भी ऐसे सीन नहीं होते हैं कि हम फैमिली के साथ बैठ के ना देख सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वी आर नॉट ऑन सीन्स। आज की जो जनता है, अब देखिए पुरानी फिल्मों में आज की फिल्मों में क्या बहुत फर्क। पहले क्या होता था, ये लव स्टोरीज पे चलती थी फिल्में, हीरो है, हीरोइन है, एक विलेन है, एक कॉमेडियन है। आज स्टोरीज अलग हो गई हैं। आप अगर देखिए बहुत सी फिल्में ऐसी आई हैं जिनमें हीरो हीरोइन वाला वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। आज विलेन भी हीरो हो सकता है, हीरो भी विलेन हो सकता है, हीरो भी कॉमेडियन हो सकता है, कॉमेडियन भी हीरो हो सकता है। अब जैसे राजपाल यादव इज टेकन एज ए कॉमेडियन। राजपाल यादव की फिल्म देखिए, मैं मेरी पत्नी और वो, उसमें मैंने उसके फादर इन लॉ का रोल किया था। तो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट अब बदल गया है। अब फिल्म जो चलती है वो कंटेंट की बेसिस पे चलती है। देखिए मैंने भवई फिल्म की थी, उसमें आपको बताऊं प्रतीक गांधी उसके हीरो थे। अब उसमें क्या दिखाया था कि जो स्टोरी ऐसी थी कि जो राम का कैरेक्टर करता है वो रियल लाइफ में विलेन है, और जो रावण का कैरेक्टर रियल लाइफ में अच्छा है। अब प्रतीक गांधी को उस फिल्म से भले इतनी पहचान नहीं मिली, उन्होंने स्कैम की, आप देखिए ओवरनाइट वो हीरो बन गए। तो आज ओटीटीज के बल पे आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो दे हैव बिकम स्टार्स। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा अपना है, मैं बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे जो 5-6 जो अच्छे काम हैं, देखिए काम में थिएटर मुझे करते हुए आप सोचिए 62-63 साल हो गए। फिल्म मैंने 86 में पहली की थी, दूरदर्शन में 75 से कर रहा हूँ, रेडियो में 71। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे आपको पहचान मिलती है या आप उनको अपना बेस्ट वर्क मानते हैं। उसमें जो सबसे पहले मैं बेस्ट वर्क मानता हूँ, उड़ान सीरियल को मानता हूँ। उस प्ले ने मुझे ऑल इंडिया रिकॉग्निशन दिया। आप यकीन मानिए, मैं जाता था एज ए साइंटिस्ट, मैं कहीं कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट करने जाता था। पूरा देश में ट्रेवल किया हूँ, विदेश में गया हूँ, जर्मनी में गया हूँ, डेनमार्क में गया हूँ 5 बार, जर्मनी 2 बार गया हूँ। खैर वहाँ तो नहीं उस समय इतनी हमारी फिल्में जाती थी, लेकिन देश में आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर एज ए साइंटिस्ट इन डिफरेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस। कहीं पेपर मेरा प्रेजेंट हो रहा है, कहीं मेरा पोस्टर लगा हुआ, कहीं मैं एग्जामिनेशन लेने जा रहा हूँ, कहीं मैं लेक्चर देना है। तो पीपल वुड नेवर बिलीव दैट आई एम बशीर अहमद ऑफ उड़ान सीरियल। तो वो है, फिर इशकजादे है, फिर एक मेरी फिल्म है मुक्ति भवन, जिसको 30 इंटरनेशनल और 2 नेशनल अवार्ड्स मिले।
उसने मुझे बहुत पहचान दी, विदेशों में मुझे बहुत पहचान दी। अभी रशिया में वो फिल्म दिखाई गई थी, जापान में 150 दिन वो फिल्म चली। इसके अलावा आश्रम ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। OTT है वो। अब जो उसके सीन्स हैं वो बात अपनी जगह अलग है, लेकिन इसके बारे में मैं पढ़ा करता था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैक्सिमम व्यूअर्स को मिले हैं किसी उस ज़माने में MX प्लेयर को। इसी तरीके से एक आशुतोष राणा की वाइफ हैं रेणुका शाह ने, उनकी मैंने एक शॉर्ट फिल्म डिमेंशिया पे की, आठवण, वो उसमें मैं 10 मिनट की फिल्म है, उसमें मैंने एक डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया, उसको मैं बहुत अच्छा काम मानता हूँ। एक 92 में मैंने एक नरेश सक्सेना जी हमारे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी संबंध, उसको नेशनल अवार्ड मिला था। उसमें मैंने एक जंगल ठेकेदार का एक नेगेटिव रोल किया, छोटी सी फिल्म थी। सो दीज आर सम ऑफ माई बेस्ट वर्क्स, जिनसे तो काम तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, जिससे आपको पहचान मिलती है, वो काम लिमिटेड होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा दादा, आज के टाइम पर बॉलीवुड का जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो नेपोटिज्म। आपने भी सुना होगा कि स्टार किड्स आते हैं और वो जो भी एक्टर और एक्ट्रेस। नहीं, देखो इसमें भी आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम यू। नेपोटिज्म रहा थोड़ा बहुत, लेकिन वो चलता नहीं है, चलती मेरिट है, टैलेंट अगर आप में है। अब देखिए रोशन जी का बेटा ऋतिक रोशन है, इज अ गुड एक्टर, वो है। आप राजेंद्र कुमार जी का बेटा देखिए, लाए उसको, लेकिन नहीं सर्वाइव किया वो। ऐसे बहुत से हैं। अब जैसे आज अमिताभ बच्चन जी हमारे, आज भी वो सुपर हीरो बने हुए हैं, लेकिन अभिषेक नहीं, जैसे अर्जुन कपूर की आपने बात की, अब उनके फादर ने उनको लॉन्च किया, बट ही इज नॉट एज सक्सेसफुल। तो नेपोटिज्म देखिए, हर आदमी अपने बच्चों को प्रमोट करने, मेरा बेटा होगा मैं उसको प्रमोट करना चाहूँगा, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइवल उसी का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइव वही करेगा जिसमें टैलेंट होगी। बिल्कुल। तो लोग इतना क्यों फिर ये बोलते हैं कि नहीं, दिस इज ऑल रॉन्ग। ये वो लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल अपनी टैलेंट की वजह से नहीं हो पाते। अगर आप में टैलेंट है, आई एम श्योर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, एंड डायरेक्टर्स मजबूर होकर के आपको लेंगे। मगर दादा, इसका एक एग्जाम्पल भी है, सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे कलाकार थे, टैलेंटेड, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की बात कही थी कि वो नेपोटिज्म उनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। देखिए ऐसा है, अब अभी मुझे पढ़ने में आता है, कोई सिंगर हमारे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं उनको नहीं प्रमोट होने देते। एक आध केसेस में हो सकता है, बट इट्स नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। सुशांत वॉज ए गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, और उनको जो मिलना चाहिए था ये सही है कि उनको नहीं मिला, लेकिन उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप टेलीविज़न सीरीज़ में आप काम करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि आपका चेहरा बड़ा उधर वैसे हो गया, तो फिल्म में इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। सुशांत ने सीरियल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और खैर उनके बड़े अनफॉर्चुनेट उनकी स्टोरी रही। और जैसे मैंने बताया कि एक फैक्टर लक होता है, दैट मैटर्स। कभी कभी यू आर ए वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट लक सम ऑफ द अदर, और योर स्टार्स, आई एम ए वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ स्टार्स। आपके अगर स्टार्स नहीं फेवर कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो बट दैट यू कैनॉट मेक ए यूनिवर्सल ट्रूथ कि नेपोटिज्म की वजह से उनको मौका नहीं। ओके। अच्छा दादा, एक सवाल है कि आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो करियर रहा है आपका, जिसमें आपने सक्सेस पाई है, या जो भी उस बीच आपका पढ़ाई का दौर रहा है, उसमें आपके भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपका। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए फैमिली हर एक की सपोर्ट करती है। जैसे यहाँ भी मैंने बताया कि आपने 62 का नाम लिया, 62 हैज़ बीन ए वेरी इवेंटफुल ईयर फॉर मी। मेरा मेजर थिएटर वर्क वहाँ से शुरू हुआ, CDRI में मैं वहाँ गया, और शादी भी मेरी 62 में हुई। मेरी थोड़ी अर्ली एज में मैरिज हुई थी। अब आप सोचिए कि जब मेरा थिएटर का इतना पैशन था, दिन में मैं CDRI में काम करता था, शाम को मैं रिहर्सल्स करता था, तो जाहिर है मेरी वाइफ नई नई शादी हुई थी, शी ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। लेकिन मेरे ब्रदर जो थे, बिकॉज माई पेरेंट्स वेयर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, मेरे ब्रदर भी बहुत एजुकेशन में नहीं थे, इंटरमीडिएट पास किया था, बट ही वांटेड दैट हिज ब्रदर शुड राइज, और उन्होंने मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत प्रमोट किया। मेरी वाइफ की पढ़ाई में उन्होंने बहुत प्रमोशन दिया। मेरी वाइफ जब पास होकर कहती, शी वॉज जस्ट हाई स्कूल, बट
because of him, she did intermediate, BSc from one of the best colleges of Lucknow, IT कॉलेज, फिर उन्होंने MA एंथ्रोपोलॉजी से किया, PhD एंथ्रोपोलॉजी से किया, उसके बाद वो टीचर हुई। तो सारी उनकी एजुकेशन आफ्टर मैरिज हुई। और उस ज़माने में 62 में, जबकि लड़कियों की पढ़ाई एक टैबू हुआ करती थी हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस ज़माने में हमारे ब्रदर ने ही सॉ टू इट कि इस लड़की में पढ़ने की इच्छा है। एंड जबकि यूजुअली क्या होता था कि भाई शादी हो गई, औरतें घर के काम में लगा दी जाती थी। और मुझे भी इवन इन माय कल्चरल करियर ही गेव मी लॉट ऑफ प्रमोशन कि हमारी कपड़े की दुकान थी, हमारे कस्टमर्स भरे रहे, तो जाहिर है मैं भी उसमें योगदान मेरा रहता था। अब एक आदमी कम हो जाने से वो भी मालिक लेवल के स्तर का तो फ़र्क तो पड़ता है, बट ही सेड नो, इट्स टाइम फॉर योर थिएटर रिहर्सल, यू गो फॉर इट। तो उनका बहुत मुझे रहा। और आज मैं एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, जो कि 25-26 साल उन्होंने बनाई थी। उसमें भी वो उन्हीं की दी देन है कि आज मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, इस चीज़ में भी आपका लक आगे निकल गया कि आपको फैमिली में भाई भी इतना सपोर्टिंग मिला कि आपको हर चीज़ में वो आगे बढ़ाता चला गया, तो लक की कहीं भी कमी नहीं रही है आपको? नहीं, मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मुझे दिव्या कभी कभी लगता है कि आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिज़र्व। मैं शायद इतना डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन मुझे लोभ, मेरा ईश्वर, माँ सरस्वती मेरे साथ रही, ईश्वर साथ रहा। मुझे इतने अच्छे लोग मिले, चाहे CDRI, आई मीन यू सी, कैन यू बिलीव कि रिसर्च इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, थिएटर इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग। ये फिल्म इतनी डिमांडिंग है, मुझे दिन में रिहर्सल करने, रेडियो पे, टेलीविज़न पे जाना होता था। बट माई कलीग्स, इवन माई डायरेक्टर्स एट CDRI, डॉक्टर ML धर, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर कंबोज, डॉक्टर गुप्ता, ये सब जो मेरे डॉक्टर धवन जो मेरे डायरेक्टर्स रहे, दे नेवर डिस्करेज मी फॉर दिस थिंग। तो इसको मैं लक ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलना जहाँ आपके कलीग्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके जो जूनियर वर्कर्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट करें कि नहीं सर आप जाइए, वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं तो यही कहूँगा कि लक हैज़ बीन विद मी, गॉड हैज़ बीन बाय माय साइड, एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड अचीव मोर देन व्हाट आई डिजर्व्ड। एंड व्हाटएवर यू वांट, यू गॉट ऑल द थिंग। अच्छा दादा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म जो है वो रैपिडली बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये OTT प्लेटफॉर्म बढ़ने से हमारा थिएटर जो है वो डाउन हुआ है। और दूसरा ही इसी के साथ जोड़ते हुए चलें कि जो एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी चमक भी कम हुई है, क्योंकि अब अगर वो अपनी मूवी को भी प्रमोशन कराने के लिए निकलते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, OTT से बहुत फ़ायदा हुआ है, ख़ास करके एक्टर्स को। ओके। मैंने जब थिएटर शुरू किया था उस समय एक्टिंग कुड नेवर बिकम ए करियर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना है जब अर्ली 60s में, या भारतीय नाट्य अकेडमी आया 75 में, राज बिसारिया साहब उसके फाउंडर डायरेक्टर थे। उन लोगों को भी जॉब्स नहीं मिलते थे, वो लोग भी एक्टिंग करके फिल्म की तरफ भागते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्म में भी उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था। आज OTT की वजह से थिएटर हैज़ बिकम ए करियर ओरिएंटेड। आज मैं जहाँ स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ मैं यही कहता हूँ कि जिन बच्चों में अगर टैलेंट है, दे शुड बी गिवन प्रमोशन, क्योंकि आज ये एक कैरियर बन गया है, आप रोज़ी रोटी इसके ज़रिए कमा सकते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म से, और दूसरे क्या है कि बहुत से लोगों में के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, उनको बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते थे, आज उनको कम पैसे इन्वेस्टमेंट वाले प्रोड्यूसर्स भी मिल रहे हैं, वो एक्सपोजर दे रहे हैं। तो इससे फ़ायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि थिएटर, ये मैं नहीं कहूँगा कम हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स वगैरह हैं उसकी वजह से थिएटर का स्टैंडर्ड ज़रूर थोड़ा कम हुआ है, कि आज लोग जो है ग्रांट यूटिलाइजेशन के पर्पस से थिएटर कर रहे हैं, उससे क्वालिटी ऑफ थिएटर जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और टेक्नोलॉजीज़ भी जो आगे बढ़ रही है वो थिएटर की तरफ नहीं जा रही हैं? नहीं, थिएटर में भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, लोग करते हैं। मैंने देखा है, क्या नाम है, बहुत बड़े एक्टर हैं, मेरे दिमाग से नाम भूलने लगे, NSD के
टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लाइट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट एक कैरेक्टर के तरीके से यूज़ होता है। लेपल माइक्स आ गए हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो हर तरफ हो रहा है, जी। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ़िल्म में हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उससे बड़ी से बड़ी चीज़ें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब यूज़ होने लगा है। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है और उसका फ़ायदा हर एक को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज भी मज़ा मुझे थिएटर करने में आता है, क्योंकि यहाँ जी। कम टेक्नोलॉजी है, फिल्मों में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ जो आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो यहीं पर मिलता है। अच्छा दादा, क्योंकि आप लखनऊ से हैं तो थोड़ी सी चर्चा लखनऊ की भी हो जाए। पहले के दौर में लखनऊ और आज के दौर में लखनऊ देख तो रहे हैं आप, काफ़ी बदलाव आ चुका है, और क्या आई एम बदलाव आपने सामने देखा? आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। जी। मैं कमिश्नर को, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, उनको, जो नए डीएम आए हैं, मैं उनको लिख चुका हूँ। आज जो जो ग्रोथ हुई है, इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं, आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, सब है। लेकिन जो एक रूटीन में जो अब ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम्स से पूरा बिल्कुल। शहर, मुझे लगता है कि टोटल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। आई हैव सीन दोज गुड डेज जब हम लोग एक्के पे बैठ के जाते थे, जी। रिक्शे पे बैठ के जाते थे, सड़कें आपको परेशान नहीं करती थी। लेकिन आज जो ट्रैफिक जैम, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे जो यहाँ के एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, आज इतने इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मेट्रो हमारे यहाँ आ गई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सिस्टम हमारा जो एनक्रोचमेंट को नहीं रोक पा रहा है, हमारे ट्रैफिक को नहीं रोक पा रहा है, उसकी वजह से आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे अपने घर से निकलना ही नहीं चाहिए, जबकि आई ट्राई टू बी वेरी सोशल। मैं हर फंक्शन में जाता हूँ, जो भी मुझे प्यार से बुलाता है। मैं थिएटर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, शूटिंग्स के लिए मैं बाहर जाता हूँ, बट आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड विद द टोटल जो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो एनक्रोचमेंट है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टोटली फेल्ड, आई मस्ट से। आज जैसे हमारा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, आई फील वेरी हैप्पी। अभी मैंने जैसे बताया, मैं परसों जा रहा हूँ एक ऐड करने के लिए महाकुंभ, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जो मैं उसकी पिक्चर्स देखता हूँ, करोड़ों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उसके बावजूद वहाँ इतनी सफाई है। लेकिन लखनऊ के बारे में मतलब मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। लखनऊ में मैं पैदा हुआ, लखनऊ में मैं पढ़ा, लखनऊ मैंने जॉब किया, लखनऊ मेरी वर्क फील्ड रही। मैंने एक आर्टिकल भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदा है लखनऊ, आसमां की क्या है ताकत, या एक शेर किसी का कहा हुआ है, मेरे दोस्त रवि भट्ट ने बताया था, जो छुड़ाए लखनऊ। तो वो शेर अगर आपको याद है तो आप उसको उसी अंदाज में सुनाइए। नहीं, शेर को मुझे तो। याद नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, जी। लेकिन आज मैं जो ट्रैफिक को देखता हूँ, जी। तो आज भी देखिए लखनऊ ने कम से कम, जहाँ मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ, वो कल्चर अभी हम मेंटेन किए हुए हैं। जी। जो हमारे यहाँ एक लोगों की रेस्पेक्ट करने का कल्चर, आप कहने का कल्चर, हम कहने का कल्चर, वो आज भी है, लेकिन पुराने लोगों में है। लेकिन जो नया लखनऊ जो डेवलप हो रहा है, उसमें वो कल्चर धीरे 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 विलुप्त हो रहा है। वो तहजीब जो हमें उस समय जो देखने को मिलती थी, तहजीब वो जो आज लखनऊ नहीं की, है। मैं आपको बताऊं, मैं बम्बई शूट करने जाता था, तो कई डायरेक्टर्स हमसे पूछते थे, आप लखनऊ से हैं क्या? मैंने कहा, आप कैसे? जी। बोले, आपका जो बोलने का अंदाज है। मैं आपको बताऊं, उड़ान सीरियल में कविता ने मुझसे पूछा कि आप एसएसपी हैं, आपको क्या नाम दिया जाए? तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कोई मुस्लिम नेम दे दें। हालांकि आज हिंदूज़ में भी वही कल्चर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो बोली, क्यों? मैंने बशीर अहमद नाम लिया। बोले, क्यों? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ मैं लखनऊआ ज़ुबान जो है उसका मैं इस्तेमाल करूँ, आप मुझे लखनऊ के एसएसपी बुला रही हैं। तो वो जो चीज़ें थी, हमने जो अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से सीखी थी, वो धीरे धीरे अब जो है वो खोती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि इस पे हमारी सरकार को ध्यान काम देना करना चाहिए। जी। आज हमारे लखनऊ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लखनऊ तहज़ीब का जो शहर कहलाया है, यहाँ हम लोग आप कहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं।
हम लोग कभी कभी किसी को गाली भी देना होता तो आप कह के बिल्कुल। कहते आप ऐ फलां हैं। हम्म, तो वो चीज़ें जो हैं जी। वो जब तक मुझे लगता है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे देखना होगा, वो ख़ास करके लखनऊ इज़ ए कैपिटल टाउन, बिल्कुल। जिसपे मैं एक ज़माने में कहा करता था कि मैं बड़ा फ़ख्र होता है मुझे कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। लखनऊ हैज़ ऑल एडवांटेजेस ऑफ बिग सिटीज़ बट नॉट डिसएडवांटेज ऑफ बिग सिटी। बिल्कुल। आज हमारे यहाँ धीरे-धीरे जो डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग सिटीज़ हैं वो भी हमारे यहाँ आ गए। तो मुझे तो बहुत निराशा अभी जो जैसे लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, तो मैंने कमिश्नर को भी लिखा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में मैं स्मार्ट सिटी लखनऊ को देख पाऊँगा। सिस्टम हैज़ टू change drastically and administration has to act boldly on everybody. Law and order has to be given top priority, बिल्कुल। which unfortunately is not at the moment. पर्सनली मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सुन करके कि आपको लखनऊ की नहीं, सरकार I'm से I'm इतनी I'm greatly शिकायतें हैं। discouraged. Yes, मैं बड़ा फक्र महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे वो फक्र जो है अब निराश कर रहा है मुझे। अच्छा, जैसे कि आपने पुरानी लखनऊ का जिक्र करते हुए बोला कि इक्का टांगा हाँ, रिक्शा तब yes, चलते yes, थे yes. और वो कोई महाराज भी होते थे जो खाना लेके आते थे, जरा बताइए हमारे ऑडियंस को। हमारे कपड़े की दुकान थी हमारे जी। पिताजी की, हम्म, बहुत पुरानी दुकान थी, 1920 की दुकान थी। और हमारे यहाँ कहा जाता था कि अगर ये कपड़ा लाला जगमोहन दास के यहाँ नहीं मिला तो शहर में नहीं मिलेगा। वाह। तो उस समय खाना उन लोगों का जाता था, वो एक पंडित जी आते थे, वो एक लाठी लिए रहते थे, तो उसमें वो कई शॉप्स का या कई लोगों का खाना लेके जाते थे, उसमें टिफ़िन में बांध करके ले आते थे और हम लोग खाना वहाँ खाते थे। दोज डेज आर गॉन। और हम लोग हर हफ्ते पिक्चर देखने जाते थे, क्योंकि वही एक इंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। तो वो जो एक दौर था, याद तो आती होगी उस दौर की, और उस दौर से अब जो बदलाव आया है वो बहुत बड़े लेवल पे आपको लगता है या फिर? नहीं, देखिए क्या है कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे याद है मैंने अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा बड़ा शौकीन था कंप्यूटर का, मैंने लिया था, आप सोचिए उस समय शायद HCL के कंप्यूटर्स आते थे जी। और उसके लिए क्यू लगती थी। हम्म, उस ज़माने में मैंने एक कंप्यूटर और प्रिंटर 1 लाख रुपए का लिया था, अर्ली 90s में, जी। उस 1 time। लाख ऑफ रुपीज़। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। मुझे याद है ये जो इंटरनेट आया है जी। ये लेट 90s में आया है, अर्ली 2000 में आया है। जैसे वाईफाई वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, तो बहुत तरक्की हुई है हमारे, और इन तरक्की की ज़रूरत भी थी। हम जैसे मैंने बताया मैं डेनमार्क जाता था, हमें उनसे फ़ोन से बात होती थी, या जब मैं जर्मनी गया 73 में, हम लोग ट्रंक कॉल मिलाया करते थे। जैसे अब ट्रंक कॉल के लिए घंटों बैठे हुए हैं फ़ोन के ऊपर। मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था, पूना में पढ़ता था, अब मैं वहाँ फ़ोन करके अपने फ़ोन पे बैठा रहता था, उसका इंतज़ार करता था कि कब हमें उसका फ़ोन से बात होगी। तो यू सी थिंग्स हैव चेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि इंडिया ने भी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, और आज हमारे ही टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। यू सी आज चाहे पिचई हो, चाहे ऐसे जो भी लोग हों, टेक्नोलॉजी में हमारे इंडियंस ही हैं जो बहुत आगे हैं। उसका बड़ा फ़ख्र भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम को भी ये हमें हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है वो कहीं धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। लोग जो अपने ताल्लुकात का, अपने उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ मुल्क में जहाँ कानून बहुत सख्ती से इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ईमानदारी और रूल के तहत रहना आपके कल्चर में इम्बाइब हो जाता है, आपके कल्चर में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है, और इसके ऊपर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको, या जो लोग मैटर करते हैं हमारी सोसाइटी को, उनको इस विषय में सोचना होगा। अच्छा दादा, अगर आश्रम जैसी और वेब सीरीज आपको ऑफर होंगी फ्यूचर में तो आप करना चाहेंगे? क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। आश्रम
हैज़ बीन ए, मैंने जैसे बताया कि मेरे बहुत अच्छे कामों में आश्रम एक है, मुझे ऐसी सीरीज़ मिलेंगी, मैं मैंने की हैं कुछ सीरीज़, रक्तांचल मैंने किया है। अब जैसे मैंने बताया उसमें गाली गलौज बहुत है, लेकिन उसमें भी एक रियलिटी दिखाई गई जो गैंग वॉर्स होती है। हमारे यूपी में ही जो दो बड़े बड़े गैंग्स थे जिनकी आपस में राइवलरी थी, उनकी कहानी है वो। तो क्या होता है कि उससे आज लोग चूंकि देखते हैं तो लोगों में अवेयरनेस होती है उन चीज़ों की। पहले लोग इसको एज ए इंटरटेनमेंट लेते थे, लेकिन आज लोग देखते हैं, जैसे अब कश्मीर फाइल्स आई, अभी साबरमती आई फिल्म, या केरला के ऊपर, तो यू सी केरला स्टोरी, तो लोगों को पता लगता है कि क्योंकि जैसे हमारी हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री जो है बहुत डिस्टॉर्ट करके पेश की गई है। वी मस्ट नो, और अगर हम जानेंगे नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम जब जानेंगे कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? वी मस्ट नो फर्स्ट, देन ओनली वी कैन कम फॉरवर्ड टू सेव अवर सेल्स और टू डू बेटर थिंग। तो मुझे मानना है कि असलियत एक्सपोज होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। आज बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, लेकिन अनएजुकेटेड लोग जो हैं दे आल्सो हैव ए राइट टू नो कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक और वी आर बीइंग मिसलेड। तो होना चाहिए ये। अच्छा दादा, इस फिल्मी करियर में जो आपका रहा है समय, दौर रहा है, आप जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक काम कर रहे हैं, इस बीच में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हो और लगा कि अभी तक काम नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन जैसे मैं इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेसेस में मैं शबाना जी हैं, मैं उनको बहुत बड़े आर्टिस्ट मानता हूँ। या जैसे दीप्ति नवल जी के साथ मुझे एक सीरियल में काम करने का मौका मिला था, इत्तेफाक से मुझे पता नहीं था वो उसमें काम कर रही हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँ। बाद में मुझे मालूम है वो भी उसमें कर रही हैं, तो मुझे लगा मैंने गलत छोड़ दिया। या जैसे नसीर साहब हैं, मैं उस समय नसीर जी का नाम लेना चाहता था। पंकज कपूर जी हैं, मनोज बाजपेयी के साथ तो मैंने अभी एक फिल्म की थी। तो दीज आर सम बिग नेम्स जिनके, जो कि एक्टिंग के मैं उनको स्टार्स मानता हूँ। मैं जो, या जैसे अमिताभ जी हैं, मतलब उनका एक करने का एक अलग अंदाज है, एक डिसिप्लिन है। मैं जो आज बड़े बड़े जो जिनको लोग स्टार्स मानते हैं, मैं उनको एक्टर्स नहीं मानता हूँ, न कभी मेरी उनके साथ काम करने की इच्छा रहती। लेकिन जो एक्टर्स हैं, भले ही वो स्टार्स न हो, जैसे आदिल साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की, बहुत अच्छा लगा, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मैंने उनके साथ वो की थी अभी ये मुक्ति भवन मैंने उनके साथ की, Z+ मैंने उनके साथ की थी। मतलब मुझे लगता है कि ये स्टार है मेरे लिए। आई रियली लाइक्ड एंड इट वाज माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वर्क विद एक्टर्स लाइक आदिल हुसैन। तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा दादा, आपने थिएटर्स किया, फिल्में की और रेडियो भी किया, डेली सोप्स किए, आपने सब कुछ, सारी जितनी भी अभी भी बेसिक सब सब कर रहा की, हूँ। और अभी भी आप कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मजा आपको किस फील्ड में आती है? थिएटर में। ओके, वन एंड ओनली थिएटर। या थिएटर और रेडियो में भी कभी कभी चैलेंजिंग रोल मिलते हैं। हालांकि रेडियो में अब इतना उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, रेडियो की लिसनिंग कम हो गई है। लेकिन एक ज़माने में था जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, इट यूज टू बी ग्लैमर। रेडियो आर्टिस्ट जो थे वो उतना ही ग्लैमर अर्न करते थे जितना टेलीविज़न या फिल्म के आर्टिस्ट मेरे लिए तो थे। कम से कम जब पहली बार मैंने, एक जयदेव शर्मा कमल हुआ करते थे रेडियो पे, मेरा उनका साक्षात मैंने देखा, मैंने कहा अरे यही है जयदेव शर्मा कमल जिनका मैं नाम रेडियो पे सुनता हूँ। तो ग्लैमर हुआ करता है। अब टाइम चेंज होता है। अब फिल्मों में भी, अब आप देखिए थिएटर हॉल में पहले सिंगल थिएटर हुआ करते थे, फिर मल्टीप्लेक्सेस आए, फिर सिंगल आया। अब लोग घर बैठ के देखते हैं। तो ये जो सिनेमा घर हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो दौर देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर और चेंज होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन इट शुड बी फॉर द गुड, नॉट फॉर द बैड। आज जैसे मैंने ट्रैफिक वगैरह की समस्याएं बताई, आई एम डीपली पेन टू सी कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट एक्सप्रेस वेज बना रही है, इतने बढ़िया एक्सप्रेस वेज बना रही है कि हम दिल्ली 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम कानपुर जो हम 1.5-2 घंटे में जाते थे, हम 60 मिनट पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक
हमारे रूल्स इतने सख्त नहीं हैं कि जो लोग उनको मिसयूज़ करते हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए। ट्रैफिक रूल्स बड़े सख्त बनाए गए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई एम पेन टू सी दोस, यू सी, वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। देन आई एम श्योर द वे वी आर गोइंग, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, यू सी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें विच मैटर इन लाइफ, वहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम चंद्रमा पे जाने की सोच कर रहे हैं, हम स्पेस रिसर्च में इतने आगे बढ़े हैं, साइंटिफिक रिसर्च में आगे बढ़े हैं, वैक्सीन्स हम बना रहे हैं, दवाएं हम बना रहे हैं। मैं चूँकि साइंटिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ साइंस में हम तरक्की कर रहे हैं और फील्ड्स में तरक्की कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं। लेकिन जहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरा मानना है कि ये चीज़ें भी देश को आगे बढ़ाती हैं, वहाँ वी आर लैकिंग। अच्छा दादा, आपने अमिताभ बच्चन के साथ तो काम किया है? एक एड था मेरा उनका, उसमें भी हालांकि मैं उनके साथ नहीं था, उनका अलग शॉट था, मेरा अलग। वो था केबीसी का प्रोमो जो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था। उसका थीम था कि यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। तो बहुत अच्छा था उसमें। तो आपकी कभी कोई तमन्ना रही हो कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है? नहीं, अच्छा है, तमन्ना तो रहती है, बल्कि जो फिल्म उनकी गुलाबो सिताबो यहाँ शूट हुई थी, उसमें मुझसे कहा गया था, मेरा ऑडिशन लिया गया था, लेकिन वो चाह रहे थे कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसके परमानेंटली दाढ़ी हो उसकी। अच्छा। एक ड्राइवर का कैरेक्टर था, उसे ड्राइवर का कैरेक्टर करने मुझे कोई, लेकिन वो फिर नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं अभी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बहुत बड़ा सीरियल बनाया, हमसे बोले अनिल तुम्हारे बाल तुमको कितने प्रिय? मैंने कहा बहुत प्रिय हैं। बोले कि हमारे बाल तुम्हें निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा वो मैं नहीं कर। अच्छा, बाल निकालने के लिए बोल दिया था? हाँ, उन्होंने कहा नहीं, उसमें रोल ऐसा था। देखिए, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो पौराणिक सीरियल्स वगैरह बनाए, चाणक्य बनाया, अभी उन्होंने एक बनाया है, राम के ऊपर बना रहे हैं सीरियल, और उसकी शूटिंग जो मेरी उनसे बात हुई वो उन्होंने सब जगहों पे कर रहे हैं जहाँ राम जी गए थे हमारे। तो उसमें भी कैरेक्टर था एक, तो बोले भाई बाल है। मैंने कहा बालों से तो अपना एक अलग प्यार होता है। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर? मैंने बताया यही लोग हैं, ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, नसीर साहब हैं, पंकज कपूर जी हैं, और जो मतलब आदिल साहब हैं, दे आर स्टार्स। मेरी निगाह में ये स्टार्स हैं। जैसे शबाना जी के बारे में कहता हूँ कि शबाना जी की आंखें बोलती हैं, सही, उनको डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से जो हमें फीमेल एक्ट्रेसेस भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं अभी। तापसी पन्नू बहुत, अभी मैंने उनके साथ थप्पड़ मूवी, हाँ, थप्पड़ में थी और मुल्क में थी, मैंने मुल्क में उनके साथ काम किया, थप्पड़ में भी मैंने काम किया है। तो बहुत अच्छे ये लोग निकल रहे हैं जो कि एक्ट्रेसेस हैं बेसिकली, जिनको मैं, जो एक्टिंग पे ध्यान देती हैं। अब ये जो खान्स वगैरह, इनका तो ग्लैमर एक ऐसा बना हुआ है कि ये कुछ न भी करें तो भी जनता इनके पीछे जाएगी। तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। आई मीन उनके भी फैंस हैं और बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, तो वो भी है। अच्छा, आपकी आश्रम वेब सीरीज का अगला सीजन कब आ रहा है? मुझे नहीं लगता आएगा, हालांकि अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि साहब अगला सीज़न जल्दी आने वाला है, चौथा सीज़न, उसकी शूटिंग भी पूरी हो गई है। बट एक्चुअली उसके पहले आई स्पोक टू प्रकाश जी। मैंने कहा प्रकाश जी, मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं, मेरे एक दो सीन्स भी रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी जो अभी नहीं टेलीकास्ट हुए, विच कुड हैव बिकम पार्ट ऑफ सीज़न 4। लेकिन प्रकाश जी ने बताया असल में MX प्लेयर जो है, it doesn't exist anymore और it has been purchased by somebody else। तो उन्होंने कहा जब प्रोड्यूसर नहीं इंटरेस्टेड है तो फिर हम क्या करें। तो वो खबर गलत ही है, मुझे नहीं लगता है कि सीधे, क्योंकि अगर बनेगा देन मुझे नहीं लगता कि स्टोरी इतना ऑफर कर देंगे कि मेरा रोल उसमें ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो रेस्ट आश्रम, इसके अलावा आपकी कौन सी अपकमिंग मूवीज़ या वेब सीरीज़ है जो आने वाली है और हम उसको देखेंगे? देखिए, अभी मेरी कुछ मूवीज़ आई हैं, जैसे जागरण फेस्टिवल में मेरी 2 मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। एक है बंगाल 1947 जो कि एक लव स्टोरी है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो कि ईस्ट साइड में हुआ था,
जो बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था, क्योंकि अभी तक ज़्यादा जो मूवीज़ बनी हैं जो हमारे वेस्टर्न सेक्टर पे जो हुआ, ये इस पे बनी हुई लव स्टोरी है। आदित्य आकाश लामा ने डायरेक्ट की, उन्होंने प्रोड्यूस की है। एक फिल्म अभी गोदान, जो हमारे ही दोस्त लखनऊ के हैं, एबनर रेजिनाल्ड, उन्होंने बनाई है, प्रेमचंद जी की स्टोरी है वो। अभी उसका शो यहाँ 6 और 2 फरवरी को लखनऊ में भी है, फन मॉल में, सुबह 6 बजे। तो ये 2 मूवीज़ तो अभी चल रही हैं। और एक मूवी हर हर शंभू करके, ये सनातन धर्म पर बेस्ड मूवी है, ये फरवरी में रिलीज़ होने वाली है। और कुछ मेरी भोजपुरी फिल्म्स हैं, जैसे एक परिंदा है, अभी मुझे डबिंग करनी है। एक फिल्म अभी मैंने की, कन्यादान 2 की मैंने बात की है। और तो ये कुछ मूवीज़ हैं जो अभी रिलीज़ होंगी। और कुछ और फिल्में मैंने की हैं, एक वहम नाम से फिल्म की है। एक अभी मैंने फिल्म की है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने ओ माय गॉड बनाई थी, उमेश शुक्ला जी, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो मूवी मैंने की है। उसमें जो टी सीरीज़ के मालिक थे, उनकी बेटी रोल कर रही है। तो है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। मैं बहुत दौड़ भाग तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम मुझे सुकून से मिलता है, जब तक ईश्वर की मर्जी है, करता रहता हूँ। अच्छा दादा, आपके हुनर की तो बात ही क्या की जाए, वो तो सभी जान रहे हैं और सब ये भी जानते हैं कि आपको किन किन अवार्डों से नवाजा गया है। बताने को मैं भी बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद बताएं हमारी ऑडियंस को कि आपको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। मुझे कुछ तो गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले हैं, प्राइवेट अवार्ड्स मुझे बहुत से मिले हैं। लोग मेरे बहुत प्यार देते हैं मुझे, कम से कम 50 अवार्ड्स ऐसे मुझे मिले हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट अवार्ड जिनको कि नेशनल रिकॉग्निशन दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है वो मेरा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, जो कि मुझे प्रेसिडेंट हमारे जो हैं मुर्मू जी से मिला था 6 मार्च को। वो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो मुझे एक्टिंग में मिला था, संगीत नाटक एकेडमी का। दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला है वो है कालिदास सम्मान, जो मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 2019 के लिए दिया था। ऑफ कोर्स मिला था 2022 में, 2019 के लिए वो नेशनल अवार्ड है। वो भी कालिदास सम्मान, वो हर साल थिएटर में किसी एक को ही देते हैं। और उसके बाद राजीव वर्मा जी को मिला, भानु भारती जी को मिला है, बहुत बंसी कौल को मिला था, राज बिसारिया साहब को मिला था। तीसरा जो बड़ा अवार्ड मुझे मिला है वो है उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड है यश भारती, जो मुझे अखिलेश यादव जी ने दिया था। वो भी मुझे थिएटर पे मिला था। मुझे साइंस का भी अवार्ड, मैं फेलो हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का, उसका भी मैं फेलो हूँ, वो मुझे 1999 में मिला था। मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का भी फेलो हूँ, जो कि बड़े लिमिटेड होते हैं। और मुझे लगता है कि थिएटर में इस समय शायद मैं अकेला हूँ जिसको एलाइव, जिसको कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिली है थिएटर में। और मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मुझे 1984 में मिला था। ये कुछ बड़े अवार्ड्स हैं। बाकी मुझे अभी पाटलिपुत्र मुझे लाइफ टाइम अवार्ड मुझे पटना में दिया गया था लास्ट ईयर। अभी मुझे दूरदर्शन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, उत्तर प्रदेश दूरदर्शन ने। अभी नवंबर में उसका फंक्शन हुआ था, जो कि मुझे प्रसार भारती की तरफ से आपको नवाजा गया है वो तो। जी, और ऐसे कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मुझे अभी उत्तर प्रदेश एकेडमी ने मुझे क्या नाम है, भारत रत्न अटल उर्दू सम्मान दिया उन्होंने मुझे। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर अवार्ड्स। बाकी यहाँ बहुत सी संस्थाएं, यहाँ भी मुझे, यहाँ हमारे लोकायुक्त थे एस.सी. वर्मा जी, उनका मेमोरियल अवार्ड मुझे मिला है। राजू श्रीवास्तव जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे हमारे, उनके मेमोरियल अवार्ड मुझे दिया गया है। तो अवार्ड्स तो उर्मिल कुमार थपलियाल जी जो हमारे एक, उनको भी मैं अपना बहुत बड़ा मेंटर कहूँगा। थपलियाल जी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा नाटक किए और सबसे ज़्यादा मेरा कैरियर बिल्डिंग में उनका योगदान रहा। उनके नाम पे एक अवार्ड मुझे, उनके पर उर्मिल अवार्ड मुझे मिला। तो इस तरीके से बहुत से हैं। सो आई एम हैप्पी कि लोग मेरे काम को गए। यहाँ के उत्तर प्रदेश दिवस पर एक रंग भारती सम्मान बहुत सालों से दिया जा रहा है,
वो मुझे 3-4 साल पहले मिला था, वो मिला। नौशाद जी के नाम पर अतहर नबी साहब हैं, उनकी नौशाद एकेडमी है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। तो इस तरीके से लिस्ट बहुत लंबी, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा ऑडियंस, आप समझ रहे होंगे अब कि मैंने क्यों नहीं अवार्ड्स गिनवाए, क्योंकि अगर मैं गिनवाती ना तो पक्का भूल जाती, इसीलिए मैंने खुद दद्दा से कहा कि आप खुद बताइए, क्योंकि इतने अवार्ड्स तो मैं नहीं रख पाती याद, और अगर मैं पूरे अवार्ड्स बता भी ना पाती ये नाइंसाफी होती। नहीं, ये देखिए, मुझे नहीं मालूम मैं डिज़र्व करता था नहीं, लेकिन ये लोगों का प्रेम है मेरी तरफ कि लोगों ने मुझे इन अवार्ड से नवाजा है। आई फील लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ से कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और लेकिन ये ज़रूर है दिव्या कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, अब जैसे मैं बताऊं आपको, जब मुझे कालिदास अवार्ड मिला 2022 में, उसी के अगले दिन मेरा प्ले था आखिरी वसंत। तो नाउ इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि कल लोगों को मुझे उस दिन लोगों को बताना है कि कल मुझे जो अवार्ड मिला है, ये न कहे कोई, अच्छा इन्हीं को कल ये अवार्ड मिला था। इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर यू, मोर यू गेट अवार्ड, कि आपको साबित करना पड़ता है कि यू आर वर्थ दैट अवार्ड। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई मेरी इज्जत रखना, कल ही मुझे अवार्ड मिला है, उसे मैं एक प्रोटैगनिस्ट प्ले करता हूँ, एक फादर का रोल करता हूँ जिसका बेटा बाहर चला गया है, एंड ही फील्स वेरी मिजरेबल उस बेटे की याद करके। आज बहुत से हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे चले गए हैं, एंड दे आर क्रेविंग फॉर देम, दे आर लॉन्गिंग फॉर देम कि कब उनके बच्चे वापस आए, क्योंकि उनके लिए बाहर जाकर के एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, दे आर इन हायर जॉब्स। तो कैसे उसको किया जाए, उसमें उसका एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो मोर अवार्ड्स यू गेट, मोर responsibility you carry with you, that you have to prove what you have been given. अच्छा दद्दा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि बॉलीवुड में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज वगैरह जो होते हैं वो कंट्रोवर्सीज करते हैं, किसी की हो जाती है तो कोई करता है लाइमलाइट में आने के लिए। मैंने इतना ढूंढा लेकिन आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिली मुझे। नहीं, क्यों? नहीं, मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की। मैं कंट्रोवर्सीज में रहता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको बताऊँ, जैसे आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आई गिव अप। मैं कह देता हूँ हो सकता है भाई आप ही सही हो। मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने की, लोगों से कन्फ्रंटेशन करने की। आई डोंट इंडल्ज इन दैट, क्योंकि आई वांट टू मेंटेन ए वेरी एमिकेबल पीसफुल एटमॉस्फेयर with my colleagues, with my friends, with my acquaintances. मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में जाता नहीं। कभी आपने कोशिश की कि कर ली जाए लाइमलाइट में थोड़ा सा? वाइफ से कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है। वो घर की कंट्रोवर्सी होती होगी। लेकिन दैट आल्सो, तो उस कंट्रोवर्सी में जीत किसकी होती है? नहीं, जो सही होता है। आई मीन यू सी, देखिए, वी हैव बीन मैरिड 63 years ago and we could maintain a cordial relationship, because मेरा मानना है कि husband wife का relationship जो है, it depends on give and take. बिल्कुल। So long as you give and so long as you take, you can maintain cordial relationship. और यही मेरी relationship जो मेरी घर में मेरी पत्नी के साथ है, I try to maintain it with my friends also, with my colleagues also, with my co-actors also. बहुत अच्छी एडवाइस दे के जा रहे हैं दद्दा जी। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इसको अपना लीजिएगा। अच्छा, give and take. जी। Yes. तो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे शर्त रखी थी कि हम बहुत से ऐसे अनकहे किस्से जानेंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे, और मुझे लगता है कि मेरी बेट बिल्कुल सही होने वाली है। बहुत से किस्से इसमें ऐसे थे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार और अनकहे किस्से जानने के लिए आप ऐसे यूं ही देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया शो पॉडकास्ट, और आपके लिए ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे। Thank you.